हमारे मैदे का हमारे जिस्म में काम क्या है, ये कब कितना काम करता है और ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है, फिर जाके पता चलेगा कि हमें इसका कैसे ख्याल रखना है। जितने भी मैदे के अमराज इस वक्त बढ़ रहे हैं, सब नुस्खों से, मुजर्रब नुस्खों से पहले ये है कि इसको खाली रखें। मेडिकल स्टोर्स के ऊपर रश लगा हुआ है मैदे के कैप्सूल का। हर बंदा या तो गैस्ट्रिक पेशेंट है या उसको कब्ज है। तो इसकी क्या वजह है? एक तंदुरुस्त मैदा जो है कितनी देर में खुराक को हजम कर लेता है? 5 घंटे के बाद एक खुराक हजम हो गए, छठे घंटे के बाद 7वें घंटे में भूख लग जानी चाहिए। पहली बात यह है कि बगैर भूख के कभी खाना ना खाएं और खाना तो सुन्नत भी खाए है। हुए, पेट भरे हुए कभी खाना ना खाएं। सबसे ज्यादा दस्तरखान पर लापरवाही जो होती है वो अमराज़े मैदा को जन्म देती है। सिर्फ 3 चीजों का नुस्खा है। पखड़ा ये 100 ग्राम ले लें, कासनी 50 ग्राम ले लें और सौंफ 50 ग्राम ले लें। तीनों चीजों को पीस के इनका एक 0 साइज का कैप्सूल बना लें। इंशाल्लाह काफी हद तक आपको मुआवन होगा और आपकी मैदे की बहुत सारी दवाइयां छूट जाएंगी। मैदा आजकल हर बंदा जो है इस बीमारी का शिकार है कि उसका जो स्टमक है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। लोग कैप्सूल खा रहे हैं, साशे पी रहे हैं हर खाना खाने से पहले। इसकी वजह क्या है? और जो मैदे के अमराज हैं ये किस टाइप के अमराज होते हैं और कितने टाइप के अमराज होते हैं? पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमें ये मालूम हो चुका हुआ है कि हमारे जिस्म के जितने अमराज हैं वो अमराज मैदा के ही बाद पैदा होते हैं। पहले तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक किसी भी बीमारी की वजूहात को ना जाना जा सके, उसके असबाब क्या बन रहे हैं, उस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। अमराज मैदा जो हैं, कई सारे नाम आपको, आप सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे पेजेस में उसकी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ लोग सीने की जलन के नुस्खे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पेट के अफारे के नुस्खे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती उसके नुस्खे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को कब्ज़ हो चुका हुआ है उसके नुस्खे ढूंढ रहे हैं। ठीक। और ये देख लें कि अब जाके ये चीज़ मुकम्मल तौर पर जो है वो अयां हो चुकी हुई है। अगर हमने अपने मैदे का ख्याल ना किया, मेरा एक माटो है पैगाम सेहत। जी। पैगाम सेहत क्या है? पैगाम सेहत का पैगाम, तंदुरुस्त मैदा तंदुरुस्त इंसान। तंदुरुस्त मैदा तंदुरुस्त इंसान। तंदुरुस्त देखिए, इंसान जो स्टमक है उसका तंदुरुस्त होना इतना ज़रूरी है कि वो पूरा इंसान का दारोमदार उसके ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे, मतलब देखें ना, हमने जो खाना है वो जुज़्वे बदन बनना है, उससे खून बनना है, उससे आयरन आना है, जी। उससे कैल्शियम आनी है, जो ग़िज़ा लेनी है उससे आनी है ना। जी बिल्कुल तो ऐसे अगर ही। वो ग़िज़ा हज़म होने से पहले ही अपनी अफादियत खो दे और वो मैदा उसको सही तरह से हल ना कर सके, या उसमें से जो जो चीज़ें उनको लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पा रहा है, तो फिर सारी चीज़ें जिस्म के अंदर ख़राबी जो है वो कहीं ना कहीं से शुरू हो जाएगी। वो आप किसी भी जगह को, किसी भी मर्ज़ को छेड़ के देख लें। तो इसलिए मैदे के अमराज की तरफ हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए, हमारे मैदे का हमारे जिस्म में काम क्या है, ये कब कितना काम करता है और ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। ठीक। ठीक है। जब हमें पता चले इसकी कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है, कितनी है? फिर इस पर हम दबाव क्या इसकी ताकत की मुनासबत से दे रहे हैं, या इस पर कोई जुल्म कर रहे हैं, या कोई दबाव दे रहे हैं, तो फिर जाके पता चलेगा कि हमें इसका कैसे ख्याल रखना है। ठीक है। इसके बाद ही सारी चीज़ें फिर हल हो सकती हैं। अच्छा हकीम साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आए दिन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर रश लगा हुआ है मैदे के कैप्सूल का। हर बंदा या तो गैस्ट्रिक पेशेंट है, गैस के मामला आते हैं उसके साथ, या उसको कब्ज़ है। और हर बंदा जो है वो ठीक तरह से खाना खाकर भी उसे या तो भूख लगी रहती है, मज़ीद हिर्स है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बाहर का ज़्यादा खाना और घर का छोड़ देना, क्या वजह है इसकी? चले, मैं तो एज ए तबीब एक छोटा सा खादिम हूँ, हिकमत से रिलेटेड हूँ, कुछ अरसे से काम कर रहा हूँ। आप एक आम इंसान के तौर पर मुझे बताएं, मैदा ख़राब होने की क्या वजह हो सकती है फ़ी ज़माना? फ़ी ज़माना मैदा मेरे हिसाब से तो बाहर का पब्लिक खाना। असेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, एज ए तबीब नहीं। हम क्या जान सकते हैं कि ये मैदा क्यों ख़राब हो रहा है? बाहर का खाना ज़्यादा खाया है, इसकी वजह से। प्रॉपर टाइमली नहीं खाया इसकी वजह से। और कोई एसिड ज़्यादा हो गया है मैदे के अंदर जो उसका। मतलब एक आम बंदे को भी ये पता है कि इन चीज़ों से मेरा मैदा ख़राब हो रहा है। हुँ, आम बंदे को भी चलते चलते ये पता है कि मैं बहुत ज़्यादा आउटिंग करूँगा, मैदा ख़राब हो जाएगा।
मैं बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाऊंगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाऊंगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। मैं गैर ज़रूरी तलब के बाद खाऊंगा, मतलब मुझे तलब नहीं है फिर भी मैं खाना खाऊंगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। जी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान खुद ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक। तो मालूम होने के बावजूद भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम ऐसा करते हैं, ये भी चलता रहे, कैप्सूल भी चलता रहे, फक्कियाँ भी चलती रहें, ये भी निज़ाम हाँ। चलता रहे, तो ये एक वक़्त तक तो चल सकता है। एक वक़्त तक तो ये चीज़ें कारआमद साबित हो सकती हैं। कुछ वक़्त के बाद मैदे के कैप्सूल भी काम करना छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। फक्कियाँ भी काम करना छोड़ देती हैं। तो जब फिर मैदे के अमराज़ बिगड़ जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी को शुरू होता है सीने की जलन में हल्का-सा मसला है। जी। मतलब वो खाना खाता है या खाने के बगैर उसको जलन होती है। एक होती है खाना खाने के बाद जलन होना, एक होता है खाने से पहले ही जलन होती रहती है, सीने पे दबाव होता रहता है। ठीक। तो वजूहात जाननी पड़ेंगी, मालूम करनी पड़ेंगी कि बुनियाद क्या बन रही है। अगर तो खाना खाने से पहले जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ग़िज़ा की नाली में कोई मसला ऐसा आया हुआ है जो खाना खाने से पहले ही पहले जलन। जलन हो, मतलब हमने जो पहले वाला खाना खाया था, वही नहीं अभी हज़म हुआ। वही अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो के वो आगे मूव नहीं किया, तो उसके कुछ असरात हैं, तो उसकी जलन कायम है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद जलन होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि मैदे ने उसको हज़म करना था 4 घंटे में, उसने नहीं किया। उसके अपना काम ठीक तरह से नहीं किया, या पहले से उसमें कोई एसिड ऐसा मौजूद है जो फिर वापस एसिड की शक्ल में जो है वो वापस आ रहा है, तो फिर वो सीने की जलन में एक अहम रोल अदा अदा करता है। कर कितनी देर में एक तंदुरुस्त मैदा जो है, एक तंदुरुस्त स्टमक जो है, कितनी देर में खुराक को हज़म कर लेता है? 5 घंटे के बाद एक खुराक हज़म हो गई, छठे घंटे के बाद 7वें घंटे में भूख लग जानी चाहिए। मतलब कि एक मील के अंदर का जो टाइम है, वो 7 से 8 घंटे जी, का होना 7 चाहिए। घंटा कम से कम 7 घंटे में भूख लग जानी चाहिए, ठीक है। फिर नई खाने की तलब होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है कि 9 बजे नाश्ता किया है, 1 बजे दोपहर के फिर खाना खा लिया। तो ये मेरी शुरू की बात आप ज़हन रखें ना, हम इसकी तलब के बगैर इसको दे रहे हैं। अभी नाश्ता हज़म नहीं हुआ और मैदा खाना ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। मैं बहुत सारी जगहों पे ये कह रहा हूँ, नुस्खे देना बाद की बात है, एहतियाती तदाबीर बताना बाद की बात है, ग़िज़ा को मेंटेन रखना बाद की बात है। हुँ, पहली बात ये है कि बगैर भूख के कभी खाना ना खाएँ, हुँ, ठीक, बगैर भूख के कभी खाना ना कभी खाएँ, ना आए। और ये खाना तो सुन्नत भी खाए है। हुए, पेट भरे हुए कभी खाना ना खाएँ। हुँ, आपका सुन्नत है ये पेट तो। भरा हुआ है, कभी खाना ना खाएँ। हुँ, मतलब आपने एक जगह पे खाना खा लिया है और किसी दूसरे बंदे ने आपकी दावत बुला ली है और बड़ा अच्छा खाना उसने रख दिया है, तो आप पर वाजिब नहीं है कि उसको खाएँ। वही खाना है बिल्कुल। आप अपनी तलब पे रखें ना। मैदे का इलाज और अमराज़ मैदे का इलाज, जितने भी मैदे के अमराज़ इस वक़्त बढ़ रहे हैं, सब नुस्ख़ों से, मुजर्रब नुस्ख़ों से पहले ये है कि इसको खाली रखें। खाली रखें इसको जितना अच्छा हकीम साहब ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग मैदे के कैप्सूल लेते हैं, साशे लेते हैं, मेडिकल स्टोर्स भरे पड़े हैं मैदे के, उनका कितना नुकसान है? और आया अगर किसी को बड़ी हद ज़रूरत है, तो ले लेना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, तर्क करनी चाहिए ये आदत? देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने मैदा हमारे जिस्म में अपना एक फ़ेल पूरा करने के लिए रखा है। हुँ, जिगर अपना फ़ेल पूरा करता है, किडनी अपने फ़ेल पूरा करते हैं, ठीक। फेफड़े अपना फ़ेल पूरा करते हैं। ये सब अपने-अपने एक हिसार में चल रहे होते हैं। मैदे का जो काम था ग़िज़ा को एडजस्ट करना और ग़िज़ा को मेल्ट करने के बाद हज़म वाला प्रोसेस शुरू करना, हुँ, अगर हम उसके इस फ़ेल में मुआवन साबित नहीं होंगे, ये किस तरह हम मुआवन मैं साबित वही करते कह हैं? रहा हूँ, जी। मुआवन साबित ये होंगे कि वो पहले से भरा हुआ है, उसको सुकून लेने दें। हुँ, वो जी। भरा हुआ है, उसको साह लेने दें, उसको कोई नरमी आने दें, थोड़ा-सा सुकून लेने दें। हम उसको नहीं साँस लेने देते। हम हुँ, कहते हैं, हमने खाना है और दवाइयों के साथ खाना हज़म करना है। ठीक, ठीक है। हालाँकि मैदे का अपना फ़ेल था उसको हल करना। हुँ, हमने मैदे के उस फ़ेल को हैबिटेड कर दिया दवाइयों के, डिपेंडेंट कर दिया दवाइयों के। तो जब वो दवाइयों के डिपेंडेंट हो गया, तो उसके जो अपने अफ़ाल थे, ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने वाले, हल करने वाले और बहुत सारी चीज़ों को मेल्ट करके आगे आंतों में मूव करने वाले, फ़ुज़ला ख़ारिज करने वाले, वो फिर अपने काम से वो पीछे हट गया, उसकी सुस्ती आ गई, हज़म सुस्त हो हुँ, गया, तबख़ीर पैदा हो गई। ज़्यादा देर तक मैदा ख़राब हुआ, मैदे में अल्सर के चांसेस बन गए, एच पाइलोरी पॉज़िटिव हो गया, हुँ, नया नाम आईबीएस आ गया।
उसके एच अफ़ाल एच में। एच पेलोरी क्या चीज़ है ये ये? एक मौजूदा दौर में जो मैदे का एक इकलौता टेस्ट है जो मिलता है, ताकि ठीक, पता चल सके कि मैदे में कुछ अमराज़ हैं, तो उसमें से एच पाइलोरी पॉज़िटिव, पॉज़िटिव आ और रहा है, उसका तर्जुमा किया जाता है कि ये अल्सर है। अल्सर है, ठीक। अल्सर हालाँकि ऐसा नहीं होता, अल्सर मीन ज़ख्म। मैं यहाँ से भी ये जी, अल्सर पे भी आपके पास वो आऊँगा। आते हैं जी, जैसे अल्सर मतलब आईबीएस हो गया, एच पाइलोरी हो गया, ये सारे मैदे में हमने बीमारियों को पाले रखा, वहाँ पे पड़ी रहीं, उन्होंने मैदे के अफ़ाल को कमज़ोर किया और हम दवाइयाँ खा-खा के अपनी ग़िज़ा को हज़म करते रहे। उसका फिर अपना हज़म करने का निज़ाम सुस्त हो गया। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ देर के लिए देखिए हमारे पुराने ज़माने में अरसा दराज से कुछ लोग चटनियाँ बनाते थे घर में। जी बिल्कुल। दोपहर के टाइम पे चटनियाँ जी बना के जो है बिल्कुल। वो खाते थे, या अपने नाश्ते को अपनी जिस्मानी मशक्क़त की बिना पर रखते थे। जी बिल्कुल। मतलब जितनी किसी की मेहनत है उतना हुँ, उसका नाश्ता है, हुँ। जितनी जिसकी मेहनत कम है उतना उसका नाश्ता थोड़ा-सा कम है। आज हमने इस तरह से नहीं किया, हम ये तवज्जो करते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा दस्तरख़्वान पर लापरवाही जो होती है वो अमराज़े मैदा को जन्म देती है। जन्म देती है, बिल्कुल, ठीक है। जब हम वहाँ से लापरवाही शुरू कर देते हैं, फिर इलाज में लापरवाही क्या होती है कि हम कहते हैं बस ठीक है ये हज़म हो जाएगा, फिर चलो खा लाँगा, मैं जितना मर्ज़ी खा ला, एक गोली खा लेनी हज़म हो जाना हज़म हो सारा जाना, कुछ। बिल्कुल। उससे फिर नुकसान बढ़ जाता है। अगर आपके लिए कोई मसाइल ऐसे पैदा हो गए हैं, मैंने वैसे अपने मरीज़ों के लिए एक देसी मैदे का कैप्सूल बनाया हुआ है। वो क्या है? देसी मैदे का कैप्सूल है, वो बहुत सारे लोग उससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर चुके हो गए हैं। सिर्फ़ 3 चीज़ों का नुस्ख़ा है। ठीक है। नुस्ख़े हालाँकि एंड में होते हैं, लेकिन हाँ, ज़िम्नन हाँ। आ गया तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो नहीं, वो 3 चीज़ों एंड का एंड नुस्ख़ा पे जो नुस्खे हमने पूछने हैं वो भी हमसे आपसे वो तो पूछेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, ये तो ज़िम्नन आ गया उसमें। जो लोग अरसा दराज से मैदे के कैप्सूल खा-खा के जो हैं वो परेशान हो चुके हुए हैं, वो एक बार ज़रूर ये ट्राई करें। जी, क्या? वो 3 चीज़ों का नुस्ख़ा है। पखड़ा, पखड़ा, ये गोखरू मिलता है, गोखरू, गोखरू, पखड़ा। ठीक है, पंसारी के पास जाएँगे ना, ये पखड़ा एक चीज़ मिल जाएगी, सही है, काँटे-काँटे छोटे-छोटे होंगे। ठीक है, ये उनसे ले लें, पखड़ा ले लें, ये 100 ग्राम ले लें, कासनी ले लें, ठीक है। कासनी के बीज ये मिलते सारी हैं, चीज़ें पंसारी की दुकान आराम से से हैं। मिलने वाली हैं। कासनी 50 ग्राम ले लें और सौंफ 50 ग्राम ले लें। ठीक है। पखड़ा, कासनी और सौंफ, बस ये 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों को पीस के इनका एक ज़ीरो साइज़ का कैप्सूल बना लें। हुँ, अगर आपको कैप्सूल ही खाना है, हुँ। तो ये तो खा फिर आप लेंगे। ये कैप्सूल खा लें ताकि इसका कोई नुकसान ना हो और ये आपको आदत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कैप्सूल नहीं आप खा सकते तो इसका वैसे ही छोटा आधा चम्मच जो है वो सुबह खाली पेट पानी के साथ ले लें और शाम को खाने से पहले आधा घंटा पानी के साथ ले लें। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको मुआवन होगा और ये आपकी मदद करेगा कि आपकी मैदे की बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाएँगी और इसके साथ मैदे का हज़म का निज़ाम बेहतर हो जाएगा।